बात कहाँ से शुरू की जाए, ये अपने आप में बड़ा पेचीदा मसला है इस आज के हालात में। फैज़ अहमद फैज़ जब जेल में थे तो उनके पास जब सहाफ़ी आते थे और दोस्त अहबाब आते थे और पूछते थे कि कुछ फरमाइए मुल्क के हालात पे, तो बड़ा मशहूर शेर कहा करते थे कि इधर तकाज़े हैं मसलहत के, उधर तकाज़ाए अहले दिल है, ज़बां संभालें कि दिल संभालें असीर ज़िक्र वतन से पहले। तो मुसलमानों की जो कैफियत है हिंदुस्तान में वो शेर की सूरत है कि कहें तो कहें क्या और बोलें तो बोलें क्या। मैं जिस जनरेशन को यहाँ पे रिप्रेजेंट करने के लिए, जिन लोगों को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ, उन्होंने बाबरी नहीं देखा, उन्होंने हाशिमपुरा नहीं देखा जिसकी आज बरसी है। 38 साल पहले आज ही के दिन हाशिमपुरा में मेरठ के निहत्ते बेकसूर मुसलमानों को पीएसी ने जो है बेदर्दी से कत्ल किया था। उन्होंने शाबानों का स्ट्रगल नहीं देखा, उन्होंने वो पूरा मूवमेंट नहीं देखा लॉ बोर्ड का। लेकिन इस जनरेशन ने सीए देखा है, इस जनरेशन ने अखलाक देखा है, पहलू खान देखा है, नजीब देखा है, रोहित वेमुला देखा है, अलीगढ़ और जामिया को देखा है, और बहुत शिद्दत से अपनी शहरियत पर, अपनी शनाख्त पर और अपनी इज़्ज़त नफ्स पर, अपनी डिग्निटी पर ख़तरा महसूस किया है। और बार बार रोज़मर्रा की ज़िंदगी में पिछले 10 सालों में ये महसूस किया है कि दरअसल एजेंडा जो है वो ऐसा नहीं है कि एजेंडा इतनी बड़ी आबादी को, 25 करोड़ जिसकी तादाद हो, उसको डिपोर्ट करने का एजेंडा है या उसको जेलों में डालने का एजेंडा है। एक नया अनटचेबल तैयार करने का एजेंडा है जिसको बहुत ही एक्टिवली परस्यू किया जा रहा है। एक नया अनटचेबल तैयार करने की कोशिश हो रही है और वो अनटचेबल मुसलमान है। ठीक इसी वक्त जिस वक्त हम ये बात कर रहे हैं, अहमदाबाद में, उत्तर प्रदेश के सरहदी इलाकों में, नेपाल से जुड़े इलाकों में बुलडोज़र चलाया जा रहा है। रोहिंग्या रिफ्यूजीज़ के नाम पे उनको डिपोर्ट किया जा रहा है। 43 रोहिंग्या रिफ्यूजीज़ को समंदर में फेंक दिया जा रहा है, ये कह के कि ये हमारे लोग नहीं हैं। तो दरअसल इस पूरे एक्सपीरियंस ने मुसलमानों को और हम जैसे मुसलमानों को, जिन्होंने अपनी जवानी में या अपनी बहुत अर्ली स्टेज में ये सारी चीज़ें अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, कॉलेज में, दफ्तर में, सरकारी दफ्तरों में अपनी शहरियत पे और अपनी इज़्ज़त नफ्स पे हमला महसूस किया है, उसके लिए ये अफोर्ड कर पाना अब इस वक्त जब हम सीए को देख चुके हैं कि वो सड़क पे स्ट्रगल करें, ये अपने आप में एक सवाल है जो हम सबको अपने आप से करना चाहिए। यहाँ जो लोग बैठे हैं या मैं जहाँ से आता हूँ, हम सबको ये एहसास होना चाहिए कि हम जब ये बात कहते हैं कि मुसलमानों को अब सड़क पे स्ट्रगल करना चाहिए और लड़ाई सड़क पे लड़नी चाहिए, तो क्या मुसलमान इस वक्त ये अफोर्ड कर सकते हैं कम्युनिटी के तौर पे? कहा यह जाता था कि इदारे बनाइए, जब इदारों पे हमला होता था कहा यह जाता था कि लिटरेसी रेट बढ़ाइए, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट है, तो इदारे बनाए। और वक्फ़ के बारे में जो आज कहा जा रहा है, सरकार का जो वर्ज़न है कि मुसलमानों का अपलिफ्टमेंट इन संपत्तियों से नहीं हुआ, तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया मिलिया से बड़ी मिसाल वक्फ़ संपत्तियों की और क्या मिलेगी, जो हर साल हज़ारों ग्रेजुएट्स इस कंट्री को दे रही हैं, जिन्होंने एक से एक नगीने इस मुल्क को दिए हैं। ये क्या है? ये वक्फ़ प्रॉपर्टीज़ हैं। तो वक्फ़ का इससे अच्छा इस्तेमाल और क्या होगा? तो अब ये बात कहना कि इदारे बनाए जाएं, अब ये बात कहना कि तालीमी बेदारी लाई जाए, अब ये बात कहना कि यूपीएससी कोचिंग्स चलाई जाएं मुसलमानों के लिए, अब ये बात कहना कि डॉक्टर और इंजीनियर बनाए जाएं, ये सब बेमाना और बेसूद महसूस होता है। क्योंकि हमने देखा है कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पीएचडी किया हुआ एक शख्स जिसका नाम अली खान महमूदाबाद है, उसको उठा के जेल में डाल दिया गया है। हमने देखा है कि जामिया से पढ़ा हुआ एक शख्स जिसका नाम मीरान हैदर है, वो पिछले 5 साल से जेल में है। जेएनयू से पढ़ा हुआ शख्स जिसका नाम शर्जील इमाम है, जिसका नाम उमर खालिद है, वो जेल में है। तो क्या मुसलमान इस वक्त ये अफोर्ड कर सकते हैं कम्युनिटी के तौर पे कि वो सड़क पे स्ट्रगल करें? मेरा ख्याल है कि मुसलमानों के पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है कि वो रेसिस्ट करें, और ये बात हम अच्छी तरह जानते हैं। कम्युनिटी के तौर पे वी हैव नो अदर ऑप्शन लेफ्ट बट टू रेसिस्ट, एंड वी आर डूइंग दैट एट द कॉस्ट ऑफ आवर लाइफ्स। हम अपनी जानों पर खेल के ये काम कर रहे हैं कि हम रेसिस्ट कर रहे हैं।
लेकिन सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि मुसलमान क्या करेंगे, सवाल तो उनसे भी होगा जो अपने आप में सेकुलर होने का दावा करते हैं या अपने आप को संविधान के रक्षक बताते हैं, या जिन्होंने पूरी अपनी पॉलिटिक्स इसी कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के नाम पे जो है पूरी पॉलिटिक्स खड़ी की है, कि वो किस पाले में खड़े होंगे। उत्तर प्रदेश ने समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश के मुसलमानों ने जो मैंडेट दिया है समाजवादी पार्टी को, सवाल तो ये होगा कि समाजवादी पार्टी उस मैंडेट का क्या करेगी। सवाल ये होगा कि कांग्रेस उस मैंडेट का क्या करेगी। मुसलमान, जैसा कि मैंने कहा, वी हैव नो अदर ऑप्शन बट टू रेसिस्ट। मुसलमान आपके लिए सड़क पे खड़ा है, मुसलमान आपके लिए यूनिवर्सिटीज़ में खड़ा है, मुसलमान जंतर मंतर पे भी खड़ा है, और मुसलमान हर उस जगह खड़ा है जहाँ रेसिस्ट करने की ज़रूरत है। बट मैं सवाल इस हाउस के सामने छोड़ के जाना चाहता हूँ कि हम जो सेकुलरिज्म का दावा कर रहे हैं, हम जो अपोजिशन में हैं, हम वो डेडलॉक कब तोड़ेंगे, और ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश का डेडलॉक कब टूटेगा। जिन्होंने आज के वक्त में इस कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को जिन मुसलमानों ने बचा के रखा है उत्तर प्रदेश में और अपना सब कुछ दे दिया है, CSDS का डेटा ये बताता है, वो डेडलॉक कब टूटेगा। ये सवालात मैं कुछ हाउस के सामने छोड़ के जाना चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया। और सबसे अच्छी बात यह है कि जितने लोग इस ऐवान में मुझे आज दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि मैंने बहुत सारी मीटिंग्स जब से ये बिल्डिंग तामीर हुई है बहुत अटेंड की हैं, इतने डाइवर्स सोसाइटी से इतने इंटेलेक्चुअल्स, इतने पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स मैंने कभी अपनी याद में इस ऑडिटोरियम के अंदर नहीं देखे। और मैं दिल से ये चाहता हूँ कि जो लोग आए हैं आज, उन्हें हम सुने, क्योंकि मैं बहुत बार बोल चुका हूँ। पार्लियामेंट में अंदर था तो रोज़ आवाज़ उठाता था और उसका खामियाजा भी पार्लियामेंट के अंदर भी भुगता और पार्लियामेंट के बाहर भी भुगता है, लेकिन उसके बावजूद अपनी आवाज़ जो है वो ऐसी की ऐसी ही है। मैं नदीम साहब वक्त ज़्यादा ना लेते हुए, क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ कि कई ऐसे इम्पोर्टेंट लोग इंतज़ार में उठ के, प्रशांत भूषण साहब जैसे लोग चले गए। मैं नहीं चाहता कि मैं और ऐसे लोगों के और आपके बीच में दीवार बनूं। मैं अपनी बात को यहीं ख़त्म करता हूं और लोगों को सुनना चाहता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया।